हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। दो सेक्शन आज हम बेसिकली डील करेंगे, सेक्शन 16 और सेक्शन 17। देखिए, ये जो दो सेक्शन हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन निकलते हैं। जुडिशरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्री और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जो भी डिटेलिंग बताऊंगा, उन सभी को आप नोट जरूर कर लीजिएगा नोटबुक में। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम सेक्शन 16 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 16 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हेडिंग बोलती है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस एक हेडिंग ही अपने आप में क्लियर करती है एक बात। अगर आपको इस वर्ड का बेसिक मतलब पता हो तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई इंसान दूसरे इंसान को अपना एक पावर दिखाकर, यानी कि अपना एक दम दिखाकर, अपना एक दबदबा बनाकर कोई काम करवा लेता है तो उसे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। यानी कि दूसरे इंसान को उकसा दिया या फिर दूसरे इंसान को डोमिनेट कर दिया, उसे दबा दिया ताकि आपका जो काम है वो आसानी से हो जाए, उसे हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 16 जो है वो हमें इस चीज की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है डिटेल में। इसकी जो डेफिनेशन है वो 3 पार्ट्स के अंदर है। एक एक पार्ट को हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला पार्ट पॉइंट 1 करके लिखा हुआ है बेरेट में, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बेरेट को रीड करेंगे साथ के साथ। ये लिखता है ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses the position to obtain an unfair advantage over the other। देखिए, ये जो बेरेट की डेफिनेशन है बहुत ही सिंपली लिखी गई है। इसमें क्लियरली एक बात बोलते हैं कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को डोमिनेट करता है और अनड्यू इन्फ्लुएंस लेता है, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान को दबाता है और उससे अपना एक फायदा निकलवा लेता है, तो लेकिन जो इसके अंदर बात निकल कर आती है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसे होगा, वो किसी भी वे से हो सकता है। चाहे वो एक ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में हो। इसमें यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जहां आप ये कह दें कि एक पेरेंट्स ही बच्चे को दबा सकते हैं, एक रिश्तेदार ही एक अपने रिश्तेदार को दबा सकता है। इसमें यह भी हो सकता है कि एक बॉस अपने एम्प्लॉय को दबा सकता है, एक पुलिस वाला एक कैदी को दबा सकता है, एक वकील अपने क्लाइंट को दबा सकता है। तो ये बहुत सारी बातें निकल कर आ सकती हैं जहां पे आप ये कह सके कि एक इंसान अपना एक दूसरे पर हक जता सकता है, जहां एक इंसान दूसरे पर दबदबा बना सकता है, वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। वो इस चीज के अंदर यहां पर एक बेसिक डेफिनेशन है, ये कवर हो गई। जो 16 का क्लॉज 1 मैंने आपको समझाया है अभी, ये एक बेस है और जो इसका पॉइंट 2 और 3 है वो इससे रिलेटेड ही है। अब पढ़ते हैं पॉइंट 2। पहले पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, उसको समझते हुए दूसरा पॉइंट डिटेलिंग है। In particular and without prejudice to the generality of the foregoing principles, a person is deemed to be in the position to dominate the will of the other। कि यानी कि जो पोजीशन है वो किस किस तरीके से यहाँ पर डोमिनेट आप कर सकते हैं, किस किस को यहाँ पर कंसिडर किया गया है, कौन सी सिचुएशन को। सबसे पहली ए, वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। यानी कि जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसी पोजीशन में है कि जहां वो उसे दबा सकता है, यानी कि रियल पोजीशन में है, फिड्यूशरी रिलेशन में है, उसकी कैपेसिटी है उसकी, यानी कि वो एक वहां पर अपना एक ट्रस्ट बना सकता है। दूसरा पॉइंट, वेयर ही मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरीली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए कि एक इंसान है, उसको यहां पर इस कैपेसिटी में डाल दिया कि जहां वो एक एज से इफेक्ट होता है, एक या तो वो इल है या मेंटली और बॉडीली डिस्ट्रेस्ड है। अगर इन पोजीशंस के अंदर कोई इंसान इसमें फॉल करता है तो वो एक हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर कवर हो जाता है। कहने का मतलब हमारा यहां पर क्या निकलता है वो ये है कि एक इंसान ऐसा है कि एज उसकी एक ऐसी है कि उसे बहकाया जा सकता है। जैसे कि छोटा बच्चा, उसे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक 12-13 साल का लड़का है या लड़की है, बच्चा है एक,
उसे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं कि बेटा तुझे एक चॉकलेट दूंगा, जा ये काम करा, तुझे चॉकलेट दूंगा, घर से ये कागज उठा ला। तो वो क्या हुआ, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। और दूसरा इलनेस, मान लीजिए कोई इंसान एक बीमार है, मेंटली इल है, ठीक है। एक इंसान जैसे कहते हैं ना कि जिसको एक बुखार भी चढ़ा होता है 104/5 का, तो वो उसको भी अगर आप कुछ कहते हैं तो वो वहां साइन कर देता है, क्योंकि उसकी मेंटली पोजीशन फिट नहीं होती ताकि वो समझ पाए कि वो क्या एक एक्ट कर रहा है। तो ये हुआ। दूसरा मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, यानी कि एक इंसान ऐसी पोजीशन में है कि जो सही और गलत को समझ ही नहीं पाता, तो वहां पे भी एक जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाता है, जहां उसे एक इंसान दूसरा इंसान एक को उकसा देता है, तो वहां वो उसे कवर कर लेते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर। अब हम आते हैं सेक्शन 16 का क्लॉज 3 पर। सेक्शन 16 का क्लॉज 3 है वो दो बातों से डील करता है। पहला वो तो ये कि एक डोमिनेंट पोजीशन में होना चाहिए, प्लस कि एक ऐसी बात जो कि उसके चेहरे पर दिखे, कि जो उसके ऑन द फेस ऑफ इट वो दिखे कि वो अनकॉन्शनेबल है। इसकी बेरेट की रीडिंग लेंगे सबसे पहले। व्हेन अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम एंड द ट्रांजैक्शन अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ इट और ऑन द एविडेंस एड्यूस्ड टू बी अनकॉन्शनेबल। इसको अंडरलाइन कर लें, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट सच कॉन्ट्रैक्ट was not induced by undue influence shall be upon the person in a position to dominate the will of the other। देखिए कहने का मतलब यहां पर क्या आया कि जो हमने पहले और दूसरा पॉइंट पढ़ा उसमें तो ये था कि जो सामने वाली पार्टी है उसे प्रूव करना है कि हाँ, जो एप्लीकेंट है उसे प्रूव करना है कि मेरे साथ ही अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है और मेरे साथ ही अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है और मुझे ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, वो मेरे ऊपर है। लेकिन यहां तीसरे के अंदर क्या है कि मैंने किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, तो वो उसके ऊपर है, वो प्रूव करेगा। लेकिन वो कैसे प्रूव करेगा, वो उसके ऊपर क्यों बर्डन आया, उसके लिए हमारा 3 है। क्योंकि यहां पर जो है वर्ड है वो यूज करते हैं शैल, क्योंकि यहां पर जो एक इंसान है सामने वाला वो एक ऐसी डोमिनेटिंग पोजीशन में है कि जहां कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि हाँ जी आप तो जी इस पे दबदबा बना रहे हो, आपका तो यहाँ पर दबदबा है पूरा का पूरा, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ मैंने इसका अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पर यूज नहीं किया। तो ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट का। यहाँ पर इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है। एक डॉक्टर है जो एक पेशेंट का इलाज करता है, तो वो पेशेंट से 20 लाख रुपए मांग लेता है किस चीज़ के, एक नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए। मान लीजिए कोई सर्जरी होनी है, कोई भी बात है, तो वहां जब उसकी सर्जरी होनी है या कोई भी और बात है तो 20 लाख रुपए तो अनरीजनेबल है। आपको सुनने से भी लगता है कि इतनी अमाउंट तो कैसे हो सकती है, 1-2 लाख रुपए मान लिया, लेकिन 20 लाख रुपए एक सर्जरी के, कोई उसकी ओपन ब्रेन सर्जरी थोड़ी है या कोई और बात थोड़ी है कि जो आप उसे 20 लाख रुपए ले लेंगे। तो वहां जहां दिखता है कोर्ट को कि ये अनरीजनेबल है, तो वहां डॉक्टर के ऊपर है कि वो प्रूव करे कि वहां पर ये मेरी तरफ से मिस्टेक नहीं थी। तो यहाँ पे हमने जो समझा है इसकी इलस्ट्रेशन से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन जब हम समझेंगे तो आपको पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट ये क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक ब्रीफ में अगर आप दोबारा बताऊं, पहला हमने क्या पढ़ा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होती है। जब एक पर्सन एक डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है तो वो एक अनड्यू इन्फ्लुएंस होती है। उसको एक इलेबोरेट करते हैं कि जहां एक ऐसा इंसान है जो कि उसकी डोमिनेटिंग पोजीशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बॉस और एम्प्लॉय का दूसरे के अंदर। फिर मैंने इसके अंदर एक दूसरे 16 क्लॉज 2 के अंदर पॉइंट बी जो आ गया था वो ये था कि जहां पर एज से रिलेटेड बात थी, मेंटल कैपेसिटी की थी और इलनेस थी, वो कवर हो गई। और तीसरे के अंदर आया कि जहां पोजीशन ऐसी है कि जहां एविडेंसेस ऐसे लगते हैं कि ये कैसे कर दिया, जहां ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब कि देखने से ही लगता है कि ये चीज तो गलत है, तो वो वहां पर तीसरे पॉइंट के अंदर कवर होती है। अब मैं आपसे बात कर रहा था इलस्ट्रेशंस के बारे में। अब यहाँ पर इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन जो 1 है वो हमें क्लियर करते हैं पॉइंट 1 से। मान लीजिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक फादर ने एक बेटे को अपने माइनॉरिटी में 5,000 रुपये दिए थे। जब वो मेजर हो जाता है तो वो उससे 10,000 रुपये का एक बॉन्ड साइन करवा लेता है। तो जब वो एक बॉन्ड साइन करवा लेता है, तो जब वो बॉन्ड साइन करता है तो वो ये बोलता है कि ये मुझसे गलत साइन करवाया गया है, मुझसे 5,000 रुपये की ही बात हुई थी।
तो वहां उस बच्चे के ऊपर है, मतलब पार्टी बी के ऊपर है कि वो प्रूव करेगा कि हाँ मेरे 5,000 रुपये ही थे, 10,000 रुपये नहीं थे। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो कि मैंने डॉक्टर का बताया था, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोबारा, या पढ़ के समझ जाएंगे क्योंकि मैंने पहले भी आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर जो कि हमारा आता है यहाँ पर क्लॉज 3 से रिलेटेड। इसमें क्या हुआ कि एक पर्सन है, बी एक मनी लेंडर है। ए क्या करता है, बी से पैसे ले लेता है एक बारी। तो क्या करता है, वो पहले वाले पैसे तो चुकाता नहीं है, दूसरी बारी भी लोन लेने चला जाता है। तो जब वो दूसरी बारी लोन लेने जाता है तो बी क्या करता है, उसे फालतू का पैसा चार्ज करता है, यानी कि हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है। मान लीजिए जहां नॉर्मली चल रहा है 5-7%, 8%, वहां उसे वो 25% चार्ज कर रहा है। तो वहां क्या हुआ, वहां बी के ऊपर है कि वो इस बात को प्रूव करे कि उसने अनरीजनेबल अमाउंट कैसे मांगी है, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है कि भाई ये तो तुम 10% ही ब्याज लेते हो, 24% इससे कैसे ले लिया तुमने। तो वो बी के ऊपर है कि वो वहां पर प्रूव करेगा। यहां पर क्या हुआ, बर्डन ऑफ प्रूफ बदल गया, कहां चला गया, वो एप्लीकेंट से दूसरे की तरफ चला गया। तो यहां से हमारा सेक्शन 16 जो है वो क्लियर हो जाता है। अब हम समझते हैं सेक्शन नंबर 17 को। सेक्शन नंबर 17 जो है ये हमारी बात करता है फ्रॉड की डेफिनेशन से। जब हम यहां पर फ्रॉड की डेफिनेशन को बात करते हैं तो यहां हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी फर्स्ट लाइन, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, यानी कि इस बात को अंडरलाइन कर ले, मीन्स एंड इंक्लूड्स को, कि इसका मतलब तो ये है और इसके अंदर इंक्लूड भी कुछ होता है जो कि यहां पे गिवन नहीं है, यानी कि जो आईपीसी में भी गिवन हो सकता है, टीपीए में भी गिवन हो सकता है, एसआरए में भी गिवन हो सकता है, बहुत सारी एक्ट्स हैं जहां पे ये चीज गिवन होगी, मल्टीपल एक्ट्स। यानी कि ये जो सेक्शन 17 है फ्रॉड की डेफिनेशन जो हमें प्रोवाइड करता है, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्ट्स। जो एक्ट्स है यहाँ पर सेक्शन 17 में दिए गए हैं वो सिर्फ यही नहीं है 5 जो यहाँ दिए गए हैं, बहुत सारे और भी हैं, वो जो अदर एक्ट्स के हैं वो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। उसको क्लियर क्या करता है सेक्शन 17 की पहली लाइन जो कि वर्ड है फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स। दोबारा से रीड करेंगे, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट विद द इंटेंट टू डिसीव अदर पार्टी thereto or his agent or to induce him to enter into a contract। मतलब उकसाया गया किसी के भी थ्रू, उसके थ्रू या उसके एजेंट के थ्रू, किसी भी वे से कि ताकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर जाए। अब हम आते हैं इसके अंदर पॉइंट्स को। जब हम इसके अंदर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा इन बातों को। सबसे पहला है सजेस्टिंग एज अ फॉल्स एविडेंस, सजेस्टिंग अ फैक्ट टू बिलीविंग इट टू बी ट्रू बट इट इज नॉट ए ट्रू। यानी कि आपको लगता है कि ये सच है लेकिन वो सच नहीं होता, आप दूसरी पार्टी को सच मानकर वो बता देते हैं, वो फ्रॉड नहीं होगा। अभी तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये तो फ्रॉड के इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन जहां पर ये ऐसा आ जाए कि सजेस्टिंग अ फॉल्स फैक्ट बट बिलीविंग इट टू बी ट्रू, तो वो फ्रॉड नहीं होगा। ये इसका सबसे पहला बेस पॉइंट है। इसका एक एग्जांपल लेता हूं कि एक इंसान वो पेन बेच रहा है बहुत सारे। जब वो पेन बेच रहा है, मान लीजिए उसके पास ये एक पेन है, ये पार्कर का पेन तो नहीं है, लेकिन मैं जब ये 50 पेन बेच चुका हूं, मैं पार्कर कह के ही बेच चुका हूं, मेरे को पार्कर कह के ही सेलर देकर गया था, तो मैन्युफैक्चरर देकर गया था कि ये पार्कर का है, तो मैं सेलर हूं, मैं इसे पार्कर कह के 50 जनों को बेच चुका हूं। लेकिन जब 51वां आदमी जब मेरे पास आता है, 51 पर्सन आता है, 51, तो मैं उसे कहता हूं कि भैया ये लो, ये पार्कर का पेन है, ये ले लो आप पार्कर का पेन। तो वो ले जाता है, तो वो बाद में देखता है कि अरे ये तो पार्कर का तो है नहीं, ये तो लिंक का पेन है, लिंक कंपनी का। तो वो क्या करता है, केस करता है। तो वहां मैं क्या कहूंगा कि जी मुझे इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये पार्कर का नहीं है, अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों बेचता, क्योंकि मैंने पहले भी 50 पेन पार्कर कह के ही बेचे हैं, क्योंकि मेरे पास पार्कर कह के ही आए थे, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता ये कौन सी कंपनी का पेन है, तो वहां पर मेरे ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, कंसीलमेंट से रिलेटेड, द एक्ट कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और ब्रीफ ऑफ द फैक्ट। यानी कि इसके अंदर एक्टिव कंसीलमेंट लिखा गया है। कंसीलमेंट दो टाइप की होती है,
एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। यहां कौन सी लिखी है? एक्टिव कंसीलमेंट लिखी है। कंसीलमेंट का मतलब सबसे पहले आप समझ ले, कंसीलमेंट का मतलब छुपाना एक चीज को। यहां पर बात करते हैं एक्टिव कंसीलमेंट की। सबसे पहले हम पैसिव कंसीलमेंट समझ लेते हैं। पैसिव कंसीलमेंट का मतलब कि मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं कि मुझे एक कुर्सी खरीदनी है, एक चेयर, उसका एक पैर टूटा हुआ था, तो मैं क्या कहता हूं कि ये लीजिए जी, ये रही कुर्सी, इसकी कीमत है 5,000 रुपए। आप देखते हैं कि ये कुर्सी का पैर तो टूटा हुआ आपको दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, इसका तो एक पैर टूटा हुआ है। आप फिर भी उसे ले जाते हैं। बाद में क्या करते हैं, आप केस कर देते हैं मुझ पर, क्या कि इन्होंने हमें टूटी हुई कुर्सी बेची थी। तो वहां पर कोर्ट क्या कहेगी आपको कि आपने जब वो कुर्सी खरीदी तो आपको दिख रहा था कि उसका पैर टूटा हुआ है, बिल्कुल विजिबल थी वो चीज। आप कहेंगे हाँ, तो वो क्या होगा, वो एक पैसिव कंसीलमेंट होगी, वो इसमें कवर नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं एक्टिव कंसीलमेंट पे, जो कि इसके अंदर फ्रॉड के अंदर कवर होती है। एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आप मेरे पास कुर्सी लेने आए, मैंने क्या करा, उस टूटे हुए पैर को अच्छे से जोड़ दिया और उसे कवर कर दिया ताकि पता ना लगे कि एक पैर ये टूटा हुआ है। जैसे ही आप घर लेकर गए और उसे यूज करना स्टार्ट किया तो वो पैर टूट गया। आपको पता लगता है कि अरे ये तो टूटा हुआ पैर था, ये तो जोड़ के हमें बेच दिया। तो वो एक क्या हुआ, वो एक एक्टिव कंसीलमेंट हुई, यानी कि मैंने उसे छुपा लिया, तो वहां एक फ्रॉड हो गया, तो वो इसके अंदर कवर होगा। अब तीसरी बात, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, यानी कि आपने ऐसा वादा कर दिया एक इंसान के साथ जो कि आपने करना ही नहीं था। मैंने आपको एग्री कर दिया कि जी मैं आपको 1 करोड़ रुपए में घर बना के दे दूंगा कंप्लीट, आपका 4 मंजिली घर है, 200 गज का, 250 गज का, मैं आपको बना के दूंगा 1 करोड़ में। आप कहते हो ठीक है, ये पकड़ो 50 लाख एडवांस और घर बनाओ, बाकी का काम होने के बाद। मैं 50 लाख लेकर फरार, मैं तो नहीं आया भाई काम करने। तो क्या हुआ, वो एक झूठा वादा हो गया एक काम करने का, तो वहां पर एक फ्रॉड हो गया। चौथा, एनी अदर एक्ट फिटिंग टू डिसीव, यानी कि मतलब यहां पर इस बात का ये हुआ कि जहां एक एक्ट ऐसा हुआ कि जो लॉ के अंदर डिफाइंड तो आप नहीं कह पा रहे हैं कि लॉ में डिफाइंड है, लेकिन कोर्ट कहती है, कोर्ट को लगता है, डिस्क्रिशनरी पावर यहां पर आ जाती है कि दिखता है कि ये हाँ ये गलत हुआ है, ये डिसीवमेंट हुई है, ये झूठ बोला गया है, तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। अब 5वां पॉइंट, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉड, यानी कि जहां एक एक्ट डिक्लेयर करता है फ्रॉड, जैसे कि टीपीए। टीपीए में क्या है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, तो आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ इस प्रॉपर्टी की सारी वैल्यू ठीक है, इसकी सारे बैकग्राउंड क्लियर है, तो आपको सारी चीज डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो वो लॉ क्लियर करता है। जहां लॉ करता है, अगर आपने उसको नहीं डिक्लेयर करा है प्रॉपरली, तो वो एक फ्रॉड के अंदर डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। इसकी इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे तो मैंने इसी में से ही आपको वो इलस्ट्रेशन समझाई है। आई होप कि आपको यहां से सेक्शन 16 और सेक्शन 17 डिटेल में समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो फ्रेंड्स इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, और हाँ, इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारा चैनल और ग्रो हो सके, हमारी फैमिली और ग्रो हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।